नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए दोस्तों, एवरेज का क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा हुआ 13 परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 का औसत 75 है। सातवां परिणाम क्या होगा? तो देखिए, 13 परिणामों का औसत क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। प्रथम 7 का औसत कितना है? प्रथम 7 यानी संख्याएं मान सकते हैं। प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 65 है। इसके बाद लिखा हुआ है अंतिम 7 का औसत, यानी अंतिम जो 7 परिणाम है उसका औसत 75 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए दोस्तों, 13 परिणामों का औसत 70 दिया हुआ है ना, इसको हम फिक्स कर देंगे। अब यहां से कंपेयर करते हैं। 13 परिणामों का औसत अगर 70 है तो 7 परिणामों का औसत 65, ये इससे कितना कम है? तो आप कहेंगे 5 कम है। और टोटल हमारे पास कितने मेंबर हैं? 7 है। 7 परिणाम है, यानी 5 सत्ते 35, यानी 35 कम है। ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ रही है? इसी को हम क्या कर देंगे, इसको हम फिक्स कर देंगे इसी को। ठीक है ना, इसी से कंपेयर करेंगे। अब इसको कंपेयर करते हैं। ये 70 से 75 हो रहा है, कितना अधिक है? 5 अधिक है। 7 लोग हैं, 7 परिणाम है, यानी कितना अधिक हो गया? 7 पन्ना 35। ओवरऑल देखा जाए तो रिजल्ट में क्या आया? जीरो। यानी इसमें से जो भी आंसर आएगा, इसमें से जोड़ेंगे तो जीरो ही जोड़ेंगे ना, तो 70 में कितना आंसर आ जाएगा? 70। ये ट्रिक होती है निकालने की। जब 13 परिणाम दिए हों और प्रथम 7 अंतिम 7 टोटल 14 हो रहे हैं ना, यानी इससे अगर ज्यादा अगर आ जाता है तो इसी से पहले वाले से दोनों जो कंडीशन दे रहा था प्रथम 7, इससे कंपेयर कराएंगे। ओवरऑल जितना रिजल्ट आएगा इसमें से जोड़ दिया जाता है। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 13 परिणामों का टोटल निकाल लीजिए, जितना आए प्रथम 7 का निकाल लीजिए, 7 गुणे 65, अंतिम 7 का 75 है, यानी 7 गुणे 75, दोनों को जोड़ के और जो 13 परिणामों का औसत आया हुआ है ना, उसमें से घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यहां पर देखिए क्या पूछा गया है। यदि 27 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x, तो x की 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा? चलिए लगाते हैं इसको। देखो 27 की पावर x है। ऐसा करते हैं, इसको भी इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो आप कहेंगे 3 की पावर x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 की पावर x बराबर बराबर इधर में क्या बचेगा? 9 बचेगा। इतना आप कर लेंगे ना। चलो इसको ऐसा करते हैं, 3 की बेस में ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 3, यानी 3 की पावर 3x हो जाएगा। 3 की पावर 3 दोस्तों क्या होता है? 27 होता है कि नहीं होता है? इसकी जब पावर x रहेगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे क्या आएगा? 3 की पावर x है, और इसको भी हम 9 को 3 में यानी बेस 3 में से तोड़ लेते हैं, 3 स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखो, दोनों तरफ बेस सेम है तो गुणा में क्या होती है? पावर ऐड होती है। तो आप कहेंगे 3x और x कितना होता है? ये आपका आ जाएगा 4x बराबर, यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 3 की पावर 2 आएगा ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखिए, जब बेस दोनों तरफ सेम होंगे तो पावर भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये दोनों पावर को जोड़ के इसी के बराबर कर देंगे। x बराबर आपका आ गया 1/2। कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब यहाँ पे रखेंगे एक, 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/16, यानी 16 ऊपर पहुंच जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। यहाँ पर पूछा गया है लुप्त यानी मान ज्ञात करिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लेते हैं x लिखा हुआ है, इसी का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा? इधर स्क्वायर, इस तरफ ऐसे स्क्वायर कर देंगे ना, दोनों तरफ स्क्वायर ऐसे कर देंगे तो ये तो रूट हट जाएगा। ये आपका आ जाएगा x/3136 बराबर 1/4 आ जाएगा। इसको काट लीजिए। 4 सत्ते 28, और कितना आएगा यहाँ पे? 4 सत्ते 28, 3 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16, यानी यहाँ पर x बराबर 784 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, बहुत ही सिंपल पूछा गया है। निम्नलिखित को दशमलव में बताना है। अब देखो, यहाँ पर बटे में 100 लिखोगे तो 2 जीरो में दशमलव यानी और बढ़ जाएगा, या पहले से 3 अंक में लगा है। इसका मतलब 3 2 5, 5 अंक में लगेगा। तो 5 अंक में देखिए कहाँ लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। समझ गए ना। देखिए इस तरीके से करते हैं। डायरेक्ट याद रखिए ना, परसेंटेज लगाओ, 3 अंक में लगाओ ना तो 2 अंक में और बढ़ा दीजिए। 3 2 कितना? 5 डायरेक्ट होता है। अब मान लो बेसिक से कैसे लगाओगे? परसेंटेज हटाओगे, बटे में 100 लिखोगे, फिर दशमलव हटाओगे, फिर 3 जीरो बढ़ाओगे। अब देखो कितने जीरो है? 5 जीरो है ना, तो एक के आगे यानी कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे? 5, 5 अंक में दशमलव लगेगा ना। तो इस तरीके से करेंगे तो यही आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
यहाँ पर देखिए पूछा गया है, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक कितने का है? अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को अच्छे से पढ़िए पहले। उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक से अगर प्राप्त करता है तो बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो। इसका ये मतलब हुआ, अगर वो 180 अंक पाया है तो 180 अंक से ही फेल हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं 40% की वैल्यू, ठीक है ना, फेल पास दोनों जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा, 180 180, और हमें निकालना है 100% कितना होगा। तो आप कहेंगे 360 में से 40 से भाग कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो जीरो काटेंगे, 4 ना 36, यानी 900 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 900। अब चाहें तो आप 900 का जब 40% निकालेंगे, ठीक है ना, 900 का जब 40% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 360 आएगा। अब देख लीजिए, 360 में अगर 180 अंक अगर प्राप्त कर रहा है तो 180 अंक से ही फेल होगा, तभी तो 360 होगा। बराबर लिखा है ना, ये बराबर अंकों से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये सवाल एक तरीके से रीजनिंग में भी आ जाता है, कभी कभी मैथ में भी आ जाता है, चलो किसी में भी समझ लो। यहाँ पर देखिए एक 79 यानी 79 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे मिनट ही 1 मीटर क्या करता है? नीचे खिसक जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर बंदर को पहुंचने में लगने वाला समय कितना होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी एक बंदर वो खंबे में चढ़ेगा फिर उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, लास्ट स्टेज क्या होगी? खंबे में वो चढ़ जाएगा, फिर उसे उतरने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए जितना खंबे में चढ़ता है, पहले जो खंबा की लंबाई दिया है ना, जितना पहली बार में चढ़ता है पहले उसको हम हटा लेते हैं, क्योंकि लास्ट जो हमारी स्टेज होगी सिर्फ चढ़ाने की होगी, उतारने की नहीं रहेगी। चढ़ेंगे उतरेंगे चढ़ेंगे उतरेंगे, लेकिन लास्ट में क्या होगा? चढ़ेगा ना, उतरेगा तो है नहीं। तो इसका मतलब जो चढ़ने वाला है पहले उसको हम अलग कर लेते हैं। तो 79 में से जो पहले मीटर में चढ़ता था 4 मीटर, 79 में से 4 कम करेंगे तो आप कहेंगे 75 मीटर। अब हम ये मान के चलेंगे जो हमारा खंभा है वो 75 मीटर का है, ठीक है ना। देखो 1 मिनट में अगर 4 मीटर चढ़ा है और दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे खिसका है, तो आप बता देंगे 2 मिनट में, 2 मिनट में वो कितना चढ़ा है, सभी बता देंगे। अगर 1 मीटर में 4 चढ़ रहा था, दूसरे मिनट में 1 उतरा है, इसका मतलब 2 मिनट में कितना चढ़ा होगा? 3 मीटर चढ़ा होगा। अब हमें चढ़ाना है 75 मीटर, तो आप कहेंगे इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर भी 25 से करना पड़ेगा। तो ये तो आपको हो गया 50 मिनट। कितना हो गया? 50 मिनट। और ये आपका आ गया 75 मीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि 75 मीटर चढ़ने में बंदर को 50 मिनट का समय लगेगा, लेकिन खंबा तो हमारा 79 मीटर का था, यानी इसी को 1 मीटर और चढ़ा दो। 1 मीटर में कितना चढ़ता है? 4 चढ़ता है ना, यानी 50 में से 1 मिनट और जोड़ देंगे तो आपको 79 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाएंगे, तेजी से लग जाता है। जितना मीटर पहले चढ़ता है उसको हटा दिया करिए, इससे आपका चढ़ने उतरने का रहेगा। लास्ट वाला जब अगला मिनट जोड़ेंगे तो चढ़ने वाला जोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा गया है निम्न भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो देखिए सबसे बड़ा है, 4 भिन्नें हमारे पास दी गई हैं। एक तो हमारे पास मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इन दोनों में करोगे दोस्तों तो 22 गुणे 35, यही वाला ज़्यादा आएगा, ये छोटा, इसको हटा दो। फिर देखिए यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर 35, 35/36 इसमें आएगा ना, तो इसमें 16 गुणा करोगे 35 में, तो 16 गुणे 35 ही ज़्यादा आएगा, है ना। 7 गुणे 36 कम आएगा, यानी ये भी कम हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, तो 3 गुणा 35 में करेंगे और 36 गुणा 2, यानी 36 दूनी 72, 35 3 का कितना होता है? 105। यानी ओवरऑल यही वाला बड़ा आएगा। ये तो आप भाग करके चेक कर लीजिए, दशमलव में आएगा। ये तो आप क्रॉस प्रोडक्ट अगर मेथड पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए पूछा गया है यदि x का 65% बराबर y का 13%, तो x का मान क्या होता होगा? जबकि यहाँ पर y की वैल्यू क्वेश्चन में 2000 है, ठीक है ना, इसमें मिस प्रिंट हो गया है, नहीं लिखा है, तो हम आपको लिख दिया है y की वैल्यू कितनी है? 2000 है। अब इसमें आपको x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं। x का 65% बराबर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? y का 13% दिया हुआ है। आप कहेंगे परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 13 कम 13, 13×5 होता है। x/y बराबर 1/5 आ गया। यही 5 यूनिट y की वैल्यू दिया था 2000 के बराबर, 1 यूनिट निकालना है तो आप कहेंगे 400 आ जाएगा। तो इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया था? x का मान कितना होगा? x का मान कितना हो जाएगा? 4000 होगा।
या अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो y की वैल्यू यहाँ 2000 रख दीजिएगा, 2000 का 13% और x का 65% सॉल्व कर लीजिएगा, तब भी आपका आंसर 400 ही आएगा। ठीक है ना। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर पूछा गया है एक पूर्ण वर्ग में यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा। अब देखिए पूर्ण वर्ग समझते हैं ना, जैसे हमने कहा 16 ये पूर्ण वर्ग है, 64 ये पूर्ण वर्ग है, 4 भी हमारा 4 भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा पूर्ण वर्ग लेना है जिसमें इकाई का अंक 4 आए, यानी 64 में तो आ रहा है। चलो और देखिए 4 किस में आ सकता है, 4 कहाँ पे आता है आपको ये पहले पता करना है। ठीक है ना। चलिए 4 में भी तो आ रहा है, यानी 4 भी तो पूर्ण वर्ग है, इसमें भी इकाई का अंक 4 ही तो आ रहा है। तो कहने का मतलब जिसमें 4 आ रहा है वो किस संख्या का वर्गमूल है, तो आप कहेंगे ये तो 8 का है, ये तो 2 का है, यानी 2 या 8 दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो पूछा गया है उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। इन्हीं का अगर स्क्वायर करेंगे तभी आपका क्या बनेगा, ये तो 64 या 4 इस तरीके से बनेगा पूर्ण वर्ग संख्याएं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखिए आपके 5 नंबर के आने प्रारंभिक अंकगणित अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे और इसी टाइप के सवाल आएंगे जो करवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया 64 की पावर x प्लस 1, यहाँ पर बराबर 64/4 की पावर x का लिखा है, x का मान कितना होगा। देखो सॉल्व कर लेते हैं। 64 की पावर x प्लस 1 ये इसी के साथ है, ज्वाइंट है, पावर में लिखा है। ठीक है ना। चलो इसको इधर ही मल्टीप्लाई करा दो, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर x बराबर 64, इस तरीके से कर लेंगे। अब देखो इन सबको 4 के बेस में तोड़ते हैं, तो यहाँ पर आएगा 4 चौको 16 चौको 64, यानी 4 की पावर 3 आएगा ना, तो 4 की पावर 3 का मल्टीप्लाई इसी में कर देंगे सीधे, 3x प्लस 3 ये आपका आ जाएगा, इंटू 4x तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 3 आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर बेस जब सेम हो जाएगा तो पावर क्या होती है, बराबर होती हैं, तो इनको तो पहले जोड़ लोगे है ना। तो यहाँ पर आएगा 3x और यहाँ पर देखो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, पहले एक बार बता दे रहा है, और यहाँ पर 4 की पावर देखो जब बेस सेम होता है गुणा में पावर ऐड होती है ना, तो इसका मतलब इन ये पावर ऐड करोगे तो 3x और x कितना होगा 4x, यानी ये आ जाएगा 4x प्लस 3, और इधर हमारा 4 की पावर 3 है। अब देखिए बेस दोनों तरफ सेम है तो पावर भी आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं, यानी 4x बराबर 0, तो x बराबर 0, यहाँ पर 3 माइनस कर देंगे ना तो आपका कितना आएगा 0 आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर 0 आएगा। या आप इसको वैल्यू पुटिंग से लगा सकते थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर x रखते तो 64 यहाँ पर हो ही नहीं पाता, यहाँ पर रखते तो साल बराबर इक्वेशन नहीं आता। 0 अगर रखते तो देखो 0 अगर रखते तो ये हो जाता 64, और यहाँ पर 4 की पावर 0, यानी किसी नंबर की पावर अगर 0 होती उसका मान 1 होता, यानी इक्वेशन बराबर हो रही थी। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुटिंग यानी ऑप्शन से लगा सकते थे, वैसे भी लगा लो, जो आपको अच्छा लगे उससे लगा लीजिए। चलिए दोस्तों यहां से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं रीजनिंग के प्रश्न। लिखा हुआ है यदि बीते कल से पहले यानी परसों, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है कि बीते कल का मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लो आज है, बीता कल यानी मतलब ये कल, बीते कल यही हुआ ना बीता कल, इससे पहले यानी इससे पहले जो दिन होगा वही तो परसों होगा, वही परसों होगा, उसी को परसों बोलते हैं। तो बीते कल से पहले का दिन यानी परसों, यानी इस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार था, क्वेश्चन में बोला शुक्रवार है, इसका मतलब शनिवार आएगा। फिर कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार शनिवार रविवार। कुल मिला के हमें यह पता चल गया कि आज हमारा दिन कौन सा है, रविवार है। तो पूछा गया सोमवार कब आएगा, तो सोमवार कब आएगा, यानी आज के अगले दिन वाला आएगा, यानी आने वाला कल ही तो हमारा होगा। तो सोमवार पूछा गया, तो सोमवार रविवार के बाद ही तो सोमवार आता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, कैलेंडर का है, कोई विशेष दम नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए सवाल, यहाँ पर आपको कथन निष्कर्ष का सवाल आ गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कुछ बिल्लियां भौंकती हैं, दिख रहा होगा आपको। चलो यहाँ पर ऑप्शन भी बहुत बड़े बड़े दिए हैं क्या, चलो कोई बात नहीं है, चलो ऑप्शन बहुत दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन को पहले करते हैं। तो को लिखा हुआ है कुछ बिल्लियां भौंकती हैं, इसका मतलब कुछ बिल्लियां क्या हैं, मान लेते हैं कुछ बिल्लियां हैं, ये हैं कुछ बिल्लियां, ठीक है ना। कुछ बिल्लियां क्या हैं, भौंकती हैं, कुछ बिल्लियां क्या हैं, भौंकती हैं, ये लो, कुछ बिल्लियां भौंकती हैं, जो भौंकते हैं वे सोते नहीं हैं, और सभी हाथी क्या है, सोते हैं। मतलब सभी हाथी क्या है, सोते हैं, सभी हाथी क्या है, सोते हैं, यानी ये मान लो हाथी है, ये सभी हाथी हैं और ये क्या है, सोते हैं। और जो भौंकते हैं वे सोते नहीं, यानी जो भौंकते हैं वे सोते नहीं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, जो भौंकते हैं वे सोते नहीं है।
कोई बिल्ली हाथी नहीं है, यानी कोई बिल्ली हाथी नहीं, ये भी चलो सही है। कुछ बिल्लियां सोती नहीं है, अब देखो कुछ बिल्लियां सोती नहीं है, नहीं वाला अगर कथन में दिया है तो नहीं वाला हो सकता है, बिल्कुल सही है। कुछ हाथी भौंकते हैं, कुछ हाथी भौंकते हैं, ये तो गलत है, कहाँ भौंकते हैं? जो बिल्लियां भौंकती हैं, जो बिल्लियां भौंकती हैं वे हाथी हैं, जो बिल्लियां भौंकती हैं वे हाथी, ये भी गलत है आपका। जो हाथी भौंकते नहीं है, जो हाथी भौंकते नहीं हैं वे बिल्लियां हैं, ये कहा, ये तो बिल्कुल गलत है। तो कुल मिला के दोस्तों इसमें पहला वाला ही निष्कर्ष सही हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप बना लीजिएगा वेन डायग्राम, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला वाला कहाँ पे सही था, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सारे हमारे निष्कर्ष तीनों गलत थे, पहला वाला सही था। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए पूछा गया है, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ती है, यानी 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार का कोड 5 होता है, 3 दिन पहले यानी 2 या इसका मतलब मंगलवार। कुल मिला के आपको ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 तारीख को कौन सा दिन है, मंगलवार है। शुक्रवार से 3 दिन पहले, यानी 7 तारीख को शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन पहले चलेंगे तो बृहस्पतिवार, बुधवार, यानी कौन सा दिन आएगा 3 दिन पहले, मंगलवार आएगा ना। तो 3 दिन पहले मंगलवार है, तो इसका मतलब 7 तारीख क्या है, मंगलवार है। तो पूछा गया 21 तारीख को, 19 तारीख को, देखो 21 तारीख को भी तो मंगलवार होगा, 7 दिन के दिन में रिपीटेशन शुरू हो जाता है, यानी 21 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। 2 दिन पहले यानी 19 को क्या रहा होगा, रविवार रहा होगा। बस सिंपल सवाल है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से असंगत को चुनिए, संपत्ति, देनदारियां, फायदा, लाभ, नामे, श्रेय, आमदनी, व्यय। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं संपत्ति, देनदारियां कहीं ना कहीं ये विपरीत है, और नामे, श्रेय भी विपरीत है, आमदनी, व्यय, आमदनी मतलब आमदनी पैसा आ रहा है, व्यय खर्च हो रहा है। लेकिन फायदा, लाभ हमारा समानार्थी है, एक ही जैसा है, ठीक है ना, ये तो विपरीत है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, मोहन शोभन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, सबसे बड़ा कौन होगा। इस टाइप के भी सवाल हमने बहुत सारे करवाए हैं, सिंपल सवाल है। चलिए आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए गोपाल, यानी गोपाल जो है, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, गोपाल जो है मोहन से क्या है, बड़ा है। गोपाल मोहन से क्या है, बड़ा है, परंतु राम से छोटा है, यानी राम यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो गोपाल मोहन से तो बड़ा है लेकिन राम से छोटा हो गया, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते, मोहन शोभन से बड़ा है, मोहन जो है किससे बड़ा है, मोहन शोभन से तो बड़ा है। चलो मोहन शोभन से बड़ा है, परंतु राम से छोटा है, राम से छोटा। कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए सबसे बड़ा तो राम ही आएगा ना। राम, गोपाल, मोहन, शोभन इस तरीके से लिख लोगे तो सबसे बड़ा कौन सा आपका आएगा, राम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिए पूछा गया है, यहाँ पर 4, इसको 5 नंबर कर लीजिए, ठीक है ना, 5 नंबर। अब बताइए, यहाँ पर कंधा, कलाई, कूनी, हथेली, अंगुली लिखा हुआ है। सबसे पहले अंगुली होती है ना, हाथ को अपने देखिए, अंगुली होगी पहले आपके नंबर पे, है ना, स्टार्टिंग अंगुली से होती है, अंगुली, अंगुली आया, अंगुली यानी यही वाला स्टार्टिंग लग रहा है, 5 नंबर इसी में तो है ना। और इसके बाद हथेली आता है, हथेली आप देखिए अपने हाथ में, हथेली होगा इसके बाद जस्ट, हथेली के बाद फिर कलाई होगी जिसमें राखी बांधी जाती है, कलाई। चलिए ये दूसरे नंबर आएगा, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है अगस्त में, चलो कलाई हो गया। तीसरे नंबर पे कोहनी आएगी, जिसकी मार दिया जाता है लड़ाई झगड़े में, कोहनी। और लास्ट में क्या आता है आपका, कंधा आता है ना। चलिए ये पूरा एक हाथ का ही वो था, मतलब उसको अर्थपूर्ण सब मतलब व्यवस्थित करना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक सवाल हमारा ब्लड रिलेशन का आ गया है, चलिए लगाने की कोशिश करिए, इसका आंसर क्या होगा। दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है, अच्छा भैया इनकी शादी हो गई, इसका मतलब विवाहित जोड़ा है। सैम और अर्णव भाई हैं, सैम सतीश का भाई है, अर्णव की पुत्री दिव्या के पति से किस रूप से संबंधित है। तो देखिए दिव्या, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, दिव्या जो है ये दिव्या और सतीश ये क्या है, सतीश पति पत्नी है, ठीक है ना। विवाहित जोड़ा का मतलब क्या होता है, इनकी शादी हो गई है, पति पत्नी है। सैम और अर्णव भाई भाई हैं, और सैम सतीश का भाई, यानी सब है भाई भाई हैं, यानी सतीश, सैम, अर्णव सब भाई भाई है ना पूरे। सतीश हो गया, ये सब भाई भाई है पूरे। सैम हो गया, अर्णव हो गया, सब भाई भाई। अर्णव की पुत्री जो होगी, इसकी पुत्री होगी दिव्या के पति, यानी सतीश, सीधे सतीश नहीं बोल सकते हैं, दिव्या के पति सतीश। अरे भाई भाई हैं तो चाचा भतीजा का रिश्ता नहीं होगा। सिंपल सवाल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बस सिंपल है, सवाल में कोई खास दम नहीं थी। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए असंगत को चुनिए, असंगत। तो देखिए यहाँ पर डीवी इस तरीके, जीएसटी, जेपीक्यू, एमएनके है ना।
तो देखिए यहाँ पर डी का विपरीत डब्ल्यू है, जी का विपरीत है, यहाँ पर जे का विपरीत है, एम का विपरीत एन होता है, ये तो होएगा नहीं। और यहाँ पर देखो बी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू होता है ना, जी एस टी पी क्यू, मतलब यही वाला सबसे आपका असंगत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, कथन निष्कर्ष एक और सवाल आ गया है। पूछा गया है सभी ग्रह क्या हैं? तारे हैं। तो सबसे पहले हम बना देते हैं सभी ग्रह क्या है। ये सभी ग्रह क्या हैं? सभी ग्रह क्या है? तारे हैं। सभी ग्रह क्या है? तारे हैं। सभी तारे क्या है? चंद्रमा है। सभी तारे क्या है? चंद्रमा है। कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके बना लेंगे। कुछ तारे ग्रह हैं, देखिए जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ वाला केस बनाता है। हमने कथन निष्कर्ष अच्छे से पढ़ाया है, वीडियो के एक प्ले लिस्ट में पढ़ा है, आप पूरा अच्छे देख लीजिएगा। कथन निष्कर्ष के बहुत सारे सवाल करवाए। तो कुछ तारे ग्रह हैं, बिल्कुल सही है। कुछ चंद्रमा ग्रह, ये भी बिल्कुल सही है। अरे तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी वाला जाएगा, दोनों अनुसरण करते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन यहीं तक थे, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा भी लगा हो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।